नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनूया यादव। बहुत सुना होगा आपने कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, और इसी सिल्वर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई हैं ईशेंद्र अग्रवाल, नाम आपने सुना होगा। जीवा के फाउंडर हैं और सीईओ हैं कंपनी के। सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ईशेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको, आपकी कंपनी को, कि आपने महिलाओं की वो आवाज सुनी कि देखिए, मैं रोज अपनी ज्वेलरी बदलना चाहती हूँ। गोल्ड शायद बहुत ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ खरीद नहीं सकती और अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए, आप कुछ ऐसे खूबसूरत डिजाइन्स लेकर आए जिन्हें मैं जब चाहूं, जिस ओकेजन के लिए चाहूं, पहन सकती हूं। अब मुझे जल्दी से बताइए, जीवा के पीछे की कहानी क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनया, हमें अपने शो में बुलाने के लिए। तो जीवा की शुरुआत एक जरूरत को पूरा करने के लिए हुई थी। तो इस सो मैं एक सुनहार फैमिली से हूँ। सुनहार मतलब जो लोग जनरली चांदी के सामान बेचते हैं। तो मेरी पापा की एक छोटी सी सुनहार की दुकान थी, और जब भी मैं वहां पर जाता था, तो जब मेरी वहां पर जो महिलाएं आती थी सामान खरीदने, उनसे बात होती थी, तो जब भी उनसे मैं पूछता था कि आप लोग सिल्वर क्यों खरीदते हो, तो सबके बहुत अलग अलग तरह के कारण होते थे सिल्वर ज्वेलरी खरीदने के। तो कुछ लोगों को चांदी सस्ती लगती थी सोने के कंपैरिजन में, तो वो लोग बड़ा निडर होके, बेफिक्र होके सिल्वर पहनते थे, क्योंकि किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। कुछ लोगों का ये भी रीजन होता था कि हमारा ज्वेलरी का बजट साल का 50,000 रुपए है, तो लेकिन अगर हम पूरे 50,000 रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लें, तो हम मैक्सिमम 2 या 3 से ज्यादा पीस खरीद ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस पूरे मार्केट को देखते हो, ज्वेलरी के इतने बड़े मार्केट को, तो इस पूरे मार्केट में लोगों ने गोल्ड गोल्ड पे ही फोकस करा है। 30 करोड़ की महिलाओं की आबादी अपने देश की है, और वहां पर जहां पर महिलाएं रोज या ऑफिस या पार्टी या काफी अलग अलग ओकेजन्स पे ज्वेलरी पहनती है, वहां पर ऐसा देश जहां पर 3 से 4 ब्रांड्स हैं जो कि आईपीओ कर चुके हैं गोल्ड ज्वेलरी में। 15 से ज्यादा बड़ी कंपनी है जो कि 1,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती हैं। वहां पर एक भी चांदी का ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। तो बस सिर्फ इसी सोच के साथ कि हम लोगों को एक ट्रस्टेड सिल्वर का ब्रांड बनाना था, जहां पर हम औरतों को एक वैरायटी प्रोवाइड कर सके, औरतों को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, जहां पर वो बेझिझक अपनी सिल्वर ज्वेलरी खरीद सके। बस इसी सोच के साथ हम लोगों ने जीवा स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी सोच के साथ जो आपने 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया, मुझे बताइए कि क्या एक्सपेक्ट किया था कि 2 साल में कंपनी को इतना प्यार मिलेगा, इतनी सफलता मिलेगी? क्योंकि यकीन मानिए ईशेंद्र, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, क्योंकि आसानी से पॉकेट फ्रेंडली है। इसका अमाउंट बहुत ज्यादा पैसे आपको नहीं खर्च करने पड़ते हैं, और आपके जैसी कंपनी बहुत ही बेहतर डिजाइन्स जब लेकर आती है, तो कॉलेज गोइंग गर्ल से लेकर वर्किंग क्लास विमेन हो या फिर कोई भी गृहिणी हो, वो सब इन डिजाइन्स को प्रेफर करती है। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है पिछले 2 सालों में? जी, रिस्पॉन्स हमें काफी अच्छा मिला है कस्टमर से। सो पिछले 2 सालों में मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों ने जीवा शुरू करी थी जून 2019 में, एंड पिछले महीने, सिर्फ पिछले महीने हम लोगों ने 50,000 से ज्यादा पार्सल्स डिस्पैच करे अपने कस्टमर्स को। इस महीने हम लोग कुछ 65,000 पार्सल्स अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स को अपनी डीवास बुलाते हैं। डीवास आर ब्यूटीफुल विमेन, एंड ये सब सिर्फ पिछले 2 साल में हुआ है। तो जो रिस्पॉन्स हमें मार्केट से मिला है, जब हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहां से वो लोग सिल्वर की ट्रस्टेड डिजाइन्स खरीद पाए, जहां पर जो इंटरनेशनली जो बढ़िया डिजाइनें दिखती हैं, जो बड़ी बड़ी मॉडल्स डिजाइन्स पहनती है, वो डिजाइन्स वो लोग खरीद पाए इंडिया में सिल्वर पे। और वो चीज जीवा ने उनको प्रोवाइड कराई है। वो सारे ऑप्शंस जीवा ने उनको दिए हैं, जो अब वो यहाँ पर आके खरीद सकती है। तो अभी हमारे जैसे मैंने कहा 60,000 से 65,000 से ज्यादा पार्सल्स हम लोग अभी डिस्पैच कर रहे हैं इस मंथ। हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी का साइज 1.5 लाख से ज्यादा हो गया है। हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी पिछले 3 महीने पहले,
और अभी 3 महीने के अंदर अंदर उसके डाउनलोड्स 2 लाख से ज्यादा हो गए। इशेंद्र, एक अहम बात यहाँ पर ये कि क्योंकि जो जो ये पूरा का पूरा सेक्टर है, मैं कहूँगी सिल्वर ज्वेलरी वाला, इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं सिल्वर ज्वेलरी के लिए। आप कोई नॉर्मल आदमी जो है वो एक छोटी मार्केट में जाकर सुनार से भी सामान खरीद लेता है, फिर कई मार्केट में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर शॉप्स जो है वो अपने आप में ब्रांड बन जाती हैं। तो चैलेंजेस आपको क्या इस तरह के देखने को मिले, या फिर आप इस फीडबैक के साथ बाहर निकले थे कि देखिए सिल्वर मार्केट में अवेलेबल है लेकिन वो थोड़ा सा हैवी सिल्वर है, हैवी ऑन पॉकेट है, तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो पॉकेट फ्रेंडली हो? ये बिल्कुल सही बोला आपने। चैलेंजेस डेफिनेटली थे। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो लोकल जो मार्केट है वहां पर सिल्वर बहुत ज्यादा बिकता है, लेकिन वहां पर जो सिल्वर बेचते हैं वो लोग थोड़ा सा हैवी सिल्वर बेचते हैं, और उनका जो सिल्वर होता है वहां पर औरतों को थोड़ी प्योरिटी के भी कंस्ट्रेंट्स आते हैं। और दूसरा बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है कि जो सुनहार की दुकानों पे डिजाइनें मिलती हैं वो सारी पुरानी ट्रेडिशनल डिजाइनें, जो हैवी डिजाइनें होती हैं, जो कि पुराने जमाने में लोग पहना करते थे, पायल हो गया या बिछुए हो गए, वो वाली डिजाइनें ज्यादा मिलती हैं। जो एक नई सोच वाली डिजाइनें हैं, जो एक मिनिमल डिजाइन होती है, जो कि बहुत क्लासी डिजाइन होती है, वो डिजाइन्स अभी भी सुनार लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था सिल्वर ज्वेलरी में, जो जनरली औरतों को फेस करती थी अपने लोकल सुनार की दुकान पे। तो वो चीज एक उनको वो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी थी, और हमने फिर उस एक प्रॉब्लम को पकड़ के अपने सारे कलेक्शंस को लॉन्च किया कि हम लोग सिल्वर को एक पुराने ट्रेडिशन ज्वेलरी की तरह नहीं देखेंगे। हम लोग सिल्वर को एक मॉडर्न ज्वेलरी की तरह देखेंगे, जहां पर जो भी डिजाइन्स हम लोग लॉन्च करेंगे वो सारी बेस्ट इन क्लास, सारी फाइनेस्ट डिजाइन्स होंगी, सारी ऐसी डिजाइन्स होंगी जो आपको शायद गोल्ड या डायमंड में भी ना मिले। उस क्वालिटी की डिजाइन, उस फिनिश की डिजाइन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ना कि वो डिजाइन जो बहुत हैवी होगी, जो कि सुनहार के दुकान पे भी आपको मिल जाएगी या कहीं भी आपको मिल जाएगी। वो एक नीश सेक्टर थी जो हमने होल्ड करी थी, और वो कस्टमर्स के साथ में अभी रेजोनेट काफी अच्छा कर रही है। इशेंद्र, एक अहम बात यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिसको हर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उस पर ज़्यादा फोकस करता है। डिज़ाइंस गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड में ज़्यादा फोकस में आता है। आपको लगता है कि हमारे देश को अब इंटरनेशनली आइडली सिल्वर को भी ले जाना चाहिए इस सोच के साथ और इस मकसद के साथ कि भारतीय संस्कृति को देखते हुए हमारे जो डिजाइन्स हैं या हमारे जो यूनिक स्टाइल्स हैं, जिस तरह से हम सिल्वर पहनते हैं वो आपने देखा होगा बाहर के देशों में नहीं पहनते हैं। फिर चाहे बिछुए हो या फिर पायल पहनने की बात हो, कमरबंद पहनने की बात हो, साड़ी के ऊपर भी एक्सेसरी के तौर पर भी अब सिल्वर के कई सारे डिजाइन्स को हम पहनते हैं। व्हाट इज योर टेक टुवर्ड्स दिस? सो आई एग्री। सो इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में जो ज्वेलरी की वैरायटी है, चाहे वो आपका इयररिंग हो गया या आपका पेंडेंट हो गया या उसके बाद नोज पिन हो गया या आपकी बिछुए हो गए या आपके पायल हो गए या आपके नजरबंद हो गए, इतनी वैरायटियां किसी देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉर्मली सारे विदेशी जो वेस्टर्न देश हैं वहां पर इयररिंग होती है, पेंडेंट होती है, नोज पिन होती है या रिंग्स होती है या ब्रेसलेट्स होती है। लेकिन जो टो रिंग्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, आपके बाकी भी सारी चीजें जो हो गई, वो सब वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उनका क्रेज बहुत तेजी से वहां पर बढ़ रहा है। इनफैक्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एटसी हो गया, अमेजोन हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। अमेजोन वाले खुद हमारे पास अभी आए थे कुछ टाइम पहले, बिकॉज उन लोगों को इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में एक रेंज अपनी बनानी है, और इंडिया का इन सब में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल्ड है। इंडिया ट्रेडिशनली सिल्वर ज्वेलरी, इंडिया ट्रेडिशनली ज्वेलरी के लिए जाना जाता है। हम लोग एक तो अपने देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं,
और दूसरा जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई या उनके क्रिएटिव स्किल की तरफ भी ध्यान दें। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पिछले जब से पैंडेमिक आया था, उससे पहले तक हम लोगों की लगभग 50 से 60% ज्वेलरी हम लोग बाहर से मंगवाते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद से हम लोगों ने अपनी 80 से 90% ज्वेलरी इंडिया में बनाना चालू कर दिया। हम लोगों की एक इन हाउस टीम है जो कि हमारे वेंडर्स, हमारे जो इंडिया के सप्लायर्स हैं, उनके साथ काम करती है, उनके साथ बैठती है, उनको जो मॉडर्न विदेशी टेक्निक्स होती है वो सिखाती है, जिससे वो लोग वो क्वालिटी ज्वेलरी की इंडिया में अपने देश में बना पाए। हम लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कृतज्ञता हो गया, चिल्ड्रन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हम लोग इनके साथ भी बहुत क्लोजली काम करते हैं, जहां पर इनके वेलफेयर हो गया, इनके स्टूडेंट्स को क्रिएटिवली टीच करना हो गया कि हाउ टू यू नो मेक हाउ टू टीच देम गुड स्किल्स, न्यू स्किल्स। ऋषेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी पूरी ही टीम की तरफ से। सिर्फ 2 साल हुए हैं अभी बिजनेस शुरू हुए, लेकिन मैं यकीन मानती हूं कि आने वाले दिनों में भी आपका बिजनेस खूब अच्छा करेगा। और अभी भी जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयां छूने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। फिलहाल मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एक ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआत ही इस मकसद के साथ की कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। क्लाइमेट को जिस तरह से असर हो रहा है, कैसे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो बात कर रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लाएं, क्लाइमेट को जरूर ध्यान में रखें। और इसी तरह से 2019 में बीको की शुरुआत हुई थी। और मकसद क्या था शुरुआत होने के पीछे? आदित्य रुइया ने इस कंपनी की शुरुआत की। आदित्य मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बताइए कि बीको को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था? 2019 में आपने कंपनी की शुरुआत की और 2 सालों में किस तरह का डेवलपमेंट और किस तरह का बदलाव आपने देखा है? या थैंक यू। सो हमने जब कंपनी चालू की थी तो हम लोग बॉम्बे में रहते हैं एंड इधर बॉम्बे में काफी अच्छे बीचेस हैं, लेकिन इन बीचेस का आज कंडीशन आप देखेंगे तो इसमें काफी गंदगी और जो फेंका हुआ सामान काफी वापस आ जाता है। सो 2019 में अक्षय, अनुज और मैंने ऐसे ही कोई बीच क्लीन अप में मुंबई के गिरगांव चौपाटी से चालू किया था हमारा जर्नी। और तभी हमको रियलाइज हुआ था कि हमारे बीचेस बॉम्बे और सिर्फ हमारे शहर में नहीं बट इंडिया के सारे शहरों में ग्लोबली ये हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, सब जगह ये प्रॉब्लम था। एंड हम लोग को ये लगा कि हम लोग इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। एज इंजीनियर्स, हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, हम लोग इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड देखा कि रोज हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, रोज ये गंदगी आली जा रही है, तो ये आ कहाँ से रही है, ये इसका प्रॉब्लम का मेन कोर कहाँ पर है। एंड हमको रियलाइज हुआ कि जो हम लोग सामान फेंक रहे हैं वही हमारे पास वापस आ रहा है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन हम लोग ही कर सकते थे एज कंज्यूमर्स। अगर हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो अगर हम लोग फेंके भी तो वो मिट्टी में मिल जाए या वो बायोडिग्रेडेबल या इको फ्रेंडली हो। तो वो हमारा उस इंटेंशन से हमारा कंपनी चालू हमने किया था कि हम लोग क्या हम हमारे कंज्यूमर्स को और इंडियन के भारतीय कंज्यूमर्स को हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स दे सके जो वो अगर फेंकी भी तो वो मिट्टी में मिल जाए, वो बायोडिग्रेडेबल हो, वो एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाए एंड हमारे सोसाइटी को और उसको बेटर बना सके। तो हमारा फोकस ऐसा नहीं था कि हम लोग रोज क्लीनिंग करेंगे, बट हमको ऐसे सोल्यूशन ढूंढने जो लॉन्ग टर्म में क्लीनिंग की नीड ही नहीं रखे। ठीक है। और आदित्य, इस तरह से बीइको की शुरुआत हुई, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यूजुअली जब इस तरह की कंपनी की आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत 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 यूं कहूंगी कि पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है। ऐसे में एक नई कंपनी की शुरुआत जो शायद उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसे किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और कैसे आपने उनको टैकल किया? ये प्रॉब्लम्स काफी स्टार्टअप्स में रहती है कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स मार्केट में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहे हैं और
कभी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट हम लोग काफी मिशन ओरिएंटेड थे कि हम लोग को इंडियन कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट्स देने थे, हमको लेसर केमिकल्स, लेसर प्लास्टिक्स वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करने थे, प्लांट बेस्ड केमिकल्स उनको अडॉप्ट करवाने थे। तो ये मिशन के साथ जब हम लोग मार्केट में गए तो हमको काफी रेजिस्टेंस आते थे, बट आई थिंक वी ये चैलेंजेस तो हर स्टार्टअप, हर कंपनी को आएंगे, हर नई आइडिया को भी आएंगे। तो आई थिंक हमारा फोकस हमेशा, मकसद हमारा यही था कि हाउ हम लोग कैसे कितनी बार किसको कन्विंस कर सके कि उनको ये प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करनी चाहिए, और एक बार वो लोग लेते थे तो उनको फिर उनके साइड से आता था कि उनको वापस ये प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हमने एक 2-3 साल मेहनत करके और मेहनत कर करके उनको कन्विंस करके प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स में रखवाए। आज हम लोग 1500 स्टोर्स में हैं। हम लोग के प्रोडक्ट सारे ई कॉमर्स चैनल्स में बिकते हैं, सारे अलग अलग ग्रोसरी और फास्टर डिलीवरी स्टार्टअप्स में भी बिकते हैं, न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिकते हैं, हम लोग खुद के वेबसाइट से भी बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक डिजिटल होने से और एक विल पावर होने से वो प्रोसेस और हमारी मेहनत हेल्प्ड अस ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। और आई थिंक हम सभी के लिए ये चैलेंजेस सबके पास आएंगे ही, एंड बड़े हमारे से बड़ी कंपनीज होंगी ही जिनके बड़े डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉब्लम्स होंगे, बट हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जाना है अगर हमारा मिशन और पर्पस क्लियर हो तो। आदित्य, लेकिन प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें होता है और रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू एक अलग तरह का अट्रैक्शन अपनी तरफ करते हैं। ऐसे में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, तो बहुत कम संख्या ऐसी होती है जो लोगों की जो ये समझती है कि हाँ, मुझे क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्राइसिंग को भी आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट्स एक बार नहीं बार खरीदे, और उसमें प्राइसिंग और अफोर्डेबिलिटी जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर पानी की बोतल भी खरीद रहा हो तो वो 10 रुपए की हो तो ठीक है, बट अगर 100 रुपए की हो तो मैं उसको बार या कन्वीनियंटली नहीं खरीद सकता हूँ। तो ये सोच समझ के, और हमने खुद के फैमिलीज और खुद को ही देखते हमने प्रोडक्ट्स बनाए कि क्या हम ये रोज प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और क्या हम ये रोज प्रोडक्ट्स बनाए यूज करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई ऑर्गेनिक, नेचुरल, इको फ्रेंडली ये कोई शब्द यूज करता है तो ऑटोमेटिकली समझ आते हैं कि वो 3 गुना या 4 गुना हमसे चार्ज करेंगे, और वो फिर नेक्स्ट टाइम खरीदने के लिए हमको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक्सपेंसेस इतने हैं और हम लोग के भी खुद के गोल्स और एम्बिशंस है। तो हम लोग स्टार्टिंग से चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो लोगों को आसानी से पहुंचे, कम भाव में पहुंचे, और ऑल्सो वो डेली उसका इस्तेमाल कर सके, तभी वो इम्पैक्ट जाके क्रिएट होगा, तभी वो एनवायरनमेंट में फर्क, बदलाव दिखेगा। आदित्य, सरकार जो है वो भी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ अवेयरनेस पैदा कर रही है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने कंप्लीटली टेक ओवर कर रखा है, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है किसी भी कंज्यूमर की लाइफ में। सरकार का मेन रोल ये होना चाहिए कि ऑल्सो ऑलरेडी जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं उससे ज्यादा वो लोग अगर इंसेंटिवाइज कर सके, ये प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन काफी हाई है, 18% जीएसटी लगता है, क्या वो पॉलिसी को हम लोग 5% पे लेके आ सके। इन छोटी छोटी चीजों से ऑटोमेटिकली लोग ये प्रोडक्ट ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, उनके प्राइसेस, भाव गिर जाएंगे और लोग इनको खरीद सकते हैं। तो ऐसी काफी चीजें हैं जो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन चीजों पे भी फोकस करे, पॉलिसी बेसिस पे चीजों पे फोकस करे, इम्प्लीमेंटेशन, और इवेंचुअली इंडस्ट्री तो उसको पिकअप कर ही लेगी। एंड ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज भी इतनी बड़ी है कि उनके अलग लॉबीज चलते हैं और उनके रिक्वेस्ट अलग से चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उधर काफी लोग एम्प्लॉयड है और ऐसे उनको इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते, बट जो ऑल्टरनेटिव्स को और अट्रैक्टिव बनाना है। बिल्कुल। और फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी के बारे में अगर जानना चाहूँ तो अभी आप फिलहाल होम, किचन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में है। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट इज न्यू कमिंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? तो हमारा फोकस हमेशा से होम और किचन केयर और पर्सनल केयर में ही रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि उसमें ही रहे, क्योंकि इसमें लाखों प्रोडक्ट्स है जो हम लोग आज घरों में यूज कर रहे हैं और हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हम लोग कितने प्रोडक्ट्स आज यूज और थ्रो भी कर देते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो
हमने रियलाइज किया है कि होम एंड किचन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, और हम लोग उसमें ही फोकस और उसमें ही डीपर जाना चाहते हैं कि हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को इसको रिवैम्प करें, इसको री इंजीनियर करें, एज इंजीनियर्स इनको नई नई नजरियों से देखें और नए प्रोडक्ट्स बना सके। तो फोकस हमारा इन इन इंडस्ट्री और इन कैटेगरी में ही है, और हम लोग चाहते हैं कि इन कैटेगरी में हम लोग और डीपर जा सके और प्रोडक्ट्स में इनमें ही एक्सपैंड कर सके। करीब करीब 1500 स्टोर्स में आपने कहा कि आपका सामान जो है आज की तारीख में वो मिलता है। ऑनलाइन आप लोग काफ़ी एक्टिव है। क्या कुछ टारगेट कंपनी ने अपने लिए सेट करे हैं अगर आने वाले 2 सालों की बात करूं तो? हम लोग का नेक्स्ट 1-2 साल में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 50,000 स्टोर में हो। आज हम लोग 1500 में हैं, कल हम लोग 50,000 स्टोरों में होंगे। हम लोग सारे जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें सब में बीको के प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। काफी कस्टमर्स उधर से भी ऑप्ट करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग बीको एज अ प्रोडक्ट हम लोग ग्लोबली लेके जाएं। इंडियन ब्रांड काफी कुछ ही इंडियन ब्रांड अभी ग्लोबल जा सके हैं। हम चाहते हैं कि एज अ स्टार्टअप हम लोग भी इसको लेके जाए, और ये प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया को और इंडिया में वैसे ही आयुर्वेदा और काफी चीजों का नेचुरल प्रोडक्ट्स का काफी महत्व है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को हम लोग अगर ग्लोबली लेके जाके और ग्लोबली इंडियन बेस्ड ब्रांड बीको का नाम बना सके तो हमारे लिए वो एक सफलता रहेगी। और कैसे आप अपने कस्टमर्स को, जो व्यूअर्स इस समय आपको सुन रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं आपके, आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपके प्रोडक्ट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक हैं, इस बात का विश्वास कैसे दिलाते हैं? तो हमारे लिए जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग नेचुरल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ये सब हम लोग इनके टेस्टिंग करवाते हैं, लैब टेस्टिंग करवाते हैं। एज साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हम लोग इन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, और इवेंचुअली आप नेट इम्पैक्ट देख सकते हैं। अगर हम लोग कम केमिकल यूज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट और जो उनका हानिकारक इफेक्ट है वो भी हमको दिखता है कि वो प्रोडक्ट्स नेचुरली और दिखते ही हैं कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें। जो पैकेजिंग है हम लोग ट्राई करते हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं यूज करें, पेपर बेस्ड या रिसाइकल्ड पेपर या बैम्बू बेस्ड पैकेजिंग यूज करते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं कस्टमर के एंड से कि हम लोग अच्छी चीजें कर रहे हैं। ऑल्सो हम लोग काफी चीजों हमारे बैकएंड में भी ट्राई करते हैं कि हम लोग कम वेस्टेज करें, इसका प्रोडक्ट्स का अच्छे से यूटिलाइज करें, सर्कुलर इकोनॉमी बनाए कि हमारा वेस्टेज भी कम हो, कॉस्ट भी कम हो, और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके कस्टमर्स को। ठीक है, शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो टारगेट्स आपने अपनी कंपनी के लिए सेट किए हैं उसे भी आप बहुत जल्द से जल्द पालें। थैंक यू। मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला